गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म अर्थात संघवाद, क्लास 10th चैप्टर नंबर 2। चैप्टर बताने के पहले मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो इनको आप लोग पहचानते होंगे, उत्कर्ष लोहिया क्लास 10th A, और इन्होंने 3 सब्जेक्ट में 100% मार्क्स लेकर के ये आए हैं, साइंस, सोशल साइंस, मैथ। ये 100% मार्क्स लाने के पीछे क्या राज है, क्या कारण है? सबसे पहले तो 3 बातें मैं बताना चाहता हूँ। किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरा, इनके पास कोई भी पर्सनल मोबाइल नहीं है व्हाट्सएप चैटिंग करने के लिए, अपने मम्मी या पापा का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं समय आने पर। और तीसरा, इन्होंने पढ़ने के लिए एक नियत समय बनाया था कि इस समय में ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और सब्जेक्ट वाइज एक प्लानिंग और मैनेजमेंट इन्होंने किया था, जिसके द्वारा ये इतने अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाए हैं। ऐसी बात है इसलिए क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप लोग भी क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे, और मेरी पूरी आशा है, अपेक्षा है आप लोगों से कि आप लोग भी इतने अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ। तो आगे हम अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं, फेडरलिज़म। तो सबसे पहले चैप्टर का जो टॉपिक है फेडरलिज़म, वो क्या है? तो ये एक प्रकार का गवर्नेंस है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि फेडरलिज़म एक प्रकार का गवर्नेंस है, एक प्रकार की शासन प्रणाली है जो विश्व के कई देशों में अपनाई गई है। फेडरलिज़म टॉपिक को समझने के पहले ये किस देश में सबसे अच्छे तरीके से अपनाई गई है, मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ। आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की शासन प्रणाली के बारे में जानते हैं। वहाँ पर एक फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट वहाँ पर काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यूएसए के संदर्भ में फेडरलिज़म चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से फेडरलिज़म का अर्थ समझने में मदद मिलेगा। अब फेडरल गवर्नमेंट के जस्ट अपोजिट हम यूनिटरी गवर्नमेंट को भी साथ में लेकर के चलते हैं, जिसे हम एकात्मक सरकार कहते हैं। फेडरल गवर्नमेंट अर्थात संघात्मक सरकार, यूनिटरी गवर्नमेंट अर्थात एकात्मक सरकार। तो भारत में सवाल उठता है कि भारत में किस प्रकार की गवर्नेंस है। पहला तो मैं फेडरल गवर्नमेंट होता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। तो फेडरल गवर्नमेंट एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शक्तियों का बंटवारा केंद्र एवं उनके अनुषंगी इकाइयों अर्थात डिफरेंट यूनिट्स जो होते हैं देश के, उनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अर्थात पावर शेयरिंग होता है। मतलब आप देखते हैं कि भारत के केस में आप यहाँ पर देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काम करती है, जैसे पंचायत, विलेज पंचायत या नगर निगम या नगर पालिका। तो इस तरीके से ट्राई लेयर मतलब त्रिस्तरीय भारत में संघात्मक व्यवस्था है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें। तो तीनों को जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बराबर होता है, इक्वली होता है। मतलब केंद्र से शक्तियां राज्य सरकार को मिलती हैं, और राज्य सरकार से शक्तियां जिला परिषद को अर्थात ग्राम पंचायत को, इसके अलावा ग्राम पंचायत को, और नगर पालिका को, नगर निगम को मिलती है। बहुत क्लियर कट बात है यहाँ पर कि फेडरलिज्म एक इस प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें शक्तियों का बंटवारा केंद्र एवं उनकी अनुषंगी इकाइयों जैसे राज्य तथा डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में किया जाता है, मतलब पावर्स को दिया जाता है। अब इसी संदर्भ में हम यूनिटरी गवर्नमेंट को भी देख लें। यूनिटरी गवर्नमेंट में या तो राज्य, जो छोटे छोटे यूनिट जो सेंटर के नीचे होते हैं, राज्य या तो होता ही नहीं है, या होता भी है तो पूरी तरीके से पावरलेस मतलब शक्तिहीन। राज्यों के पास किसी प्रकार का पावर नहीं होता है जिसका वो इस्तेमाल डिसीजन मेकिंग में कर सकें, पॉलिसी मेकिंग में कर सकें। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में रूस को ले सकते हैं। रूस की जो शासन व्यवस्था है वो यूनिटरी गवर्नमेंट पर आधारित है। चाइना की जो शासन व्यवस्था है उसमें वो भी यूनिटरी गवर्नमेंट के आधार पर आधारित है। अब आप देखते हैं यहाँ पर कि केंद्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि राज्यों को कोई भी प्रकार के अधिकार नहीं है। सारे फैसले केंद्र सरकार लेती है, और केंद्र सरकार के द्वारा जो फैसले होते हैं वो पूरे तरीके से देश में मान्य होते हैं। मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट में
केंद्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है, जबकि फेडरल गवर्नमेंट में केंद्र शक्तिशाली तो होती है परंतु वो अपनी शक्तियों का बंटवारा अपने राज्यों के बीच में करती है और राज्यों के द्वारा उसी प्रकार से शक्तियां स्थानीय इकाइयों को भी दे दी जाती है। तो ये हुआ फेडरलिज्म, एक फेडरल स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं नेक्स्ट में स्लाइड में कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला तो फेडरलिज्म की जो मुख्य विशेषता है वो है मल्टी लेयर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, मतलब बहुस्तरीय शासन प्रणाली। अर्थात सबसे ऊपर शासन की जो प्रक्रिया है सबसे ऊपर होती है केंद्र सरकार, उसके नीचे होती है कई प्रकार की राज्य सरकारें और राज्य सरकार के नीचे होती है स्थानीय सरकारें। अर्थात केंद्र सरकार से शक्तियों का बंटवारा राज्य सरकार को होता है और राज्य सरकार के द्वारा शक्तियों का बंटवारा जो डिफरेंट यूनिट्स होती है, लोकल बॉडीज़, उनको पावर्स को दिए जाते हैं। ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, मतलब डिसीजन कौन लेगा, कितना लेगा। सेकंड, इसमें राज्य तथा केंद्र के मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के द्वारा केंद्र एवं राज्य कितनी शक्तियों का उपभोग करेगी इसका इसमें स्पष्ट बंटवारा होता है कि कौन कितने ज़्यादा पावर का उपयोग करेंगे। इसके साथ में यहाँ पर फेडरलिज्म एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संविधान सर्वोपरि होता है, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियर कट पावर डिवीज़न होता है कि कौन कितनी ज़्यादा शक्तियों का उपभोग कर सकता है। तो साथ ही साथ यहाँ पर जो न्यायपालिका होती है, जो जुडिशरी सिस्टम होती है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार यहाँ पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को नहीं मिलता है, बल्कि पूर्ण रूप से संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है सर्वोच्च न्यायपालिका को। तो जुडिशरी यहाँ पे सर्वोपरि होती है, ताकतवर होती है, और वो यदि राज्य एवं केंद्र के मध्य यदि कुछ लड़ाइयाँ होती हैं, छोटे छोटे मुद्दों पे, छोटे छोटे कुछ इश्यूज़ पे यदि कुछ बातें होती है, तो उस पर अंतिम जो डिसीजन होता है वो सर्वोच्च न्यायपालिका का होता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का होता है। इसके साथ ही साथ जो फेडरल स्ट्रक्चर की जो एक प्रमुख विशेषता है, भारत में नहीं है ये, लेकिन अमेरिका में पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं ड्यूअल सिटीजनशिप, अर्थात दोहरी नागरिकता। अर्थात अमेरिका के किसी राज्य में, अर्थात एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि वहाँ पर यदि कैलिफोर्निया में यदि कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो कैलिफोर्निया का नागरिक होने के साथ साथ यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की भी नागरिकता उसके पास में होती है। जैसे वो अमेरिका का भी नागरिक हुआ, साथ ही साथ जिस राज्य में उसने जन्म लिया है उस राज्य का भी नागरिक हुआ, अर्थात वहाँ की कैलिफोर्निया का भी नागरिक हुआ। तो इस प्रकार से वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, लेकिन भारत में ये प्रक्रिया नहीं है। अब सवाल उठता है कि भारत में क्या पूर्ण रूप से संघात्मक व्यवस्था है, फेडरल स्ट्रक्चर है, या पूर्ण रूप से यूनिटरी स्ट्रक्चर है? तो भारत में दरअसल दोनों का मिला जुला स्वरूप है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में यह कहा गया है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब भारत राज्यों का संघ है, लेकिन प्रायोगिक तौर पर यह देखा गया है कि कई मामलों में यहाँ पर केंद्र शक्तिशाली है, केंद्र ने कई प्रकार के शक्तियों को अपने अधीन रखा है, जिससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी जो आत्मीय रूप से या प्रायोगिक रूप से आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एकात्मकता की भी व्यवस्था को अपनाया गया है। अब इसके पीछे एक कारण था। 1947 के बाद में, देश की आज़ादी के बाद, कई स्वतंत्र देशी रियासतें थी। यदि पूर्ण रूप से फेडरलिज्म हम अपनाते तो ऐसी स्थिति में राज्य अपनी पृथकता की मांग करते या अपनी स्वतंत्रता की, ऑटोनॉमी की मांग करते। तो ऐसी स्थिति में एक मजबूत एवं शक्तिशाली केंद्र बनाने के लिए एकात्मक व्यवस्था पर उस समय जोर दिया गया। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, समझते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से होता है। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? आपको कैसे लगता है कि भारत एक प्रकार का संघात्मक देश है? द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दस इट कंटेन्स 3 लिस्ट। हमने आपको बताया है कि 3 प्रकार के ऐसे विषय होते हैं कानून बनाने के जिस पर केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। सबसे पहला यूनियन लिस्ट।
अब हम आगे की स्लाइड में इसको डिटेल में देखेंगे। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। आगे की स्लाइड में आप देखेंगे कि यूनियन लिस्ट में किस प्रकार के विषय रखे गए हैं। कुल मिलाकर के 97 ऐसे विषय हैं कानून बनाने के जो संघ सूची में रखे गए हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का होता है। जैसे रक्षा से संबंधित मामले, रेलवे से संबंधित मामले, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें, खास करके वैदेशिक मामले, फॉरेन अफेयर, फाइनेंस के मामले पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के अधीन हैं। अर्थात इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। इसके साथ साथ जब हम देखेंगे स्टेट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट में स्टेट की अपनी पुलिस है, स्टेट की अपनी भू राजस्व व्यवस्था है, स्टेट की अपनी स्टाम्प शुल्क जैसे कुछ ड्यूटीज स्टेट के द्वारा लगाई जाती हैं, एग्रीकल्चर स्टेट के अंतर्गत रखा गया है। तो कुछ ऐसे विषय, लगभग 47 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्टेट राज्य सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। इसमें कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को होता है। आगे हम देखेंगे कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट कानून बनाने के वे विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों लोग कानून बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए शिक्षा, एजुकेशन। अब आप देखेंगे कि एजुकेशन में केंद्र सरकार के द्वारा चलाए गए यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है और राज्य सरकार के द्वारा भी कई स्कूल्स चलाए जाते हैं। अर्थात शिक्षा का विषय कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों को बराबरी से होगा। तो ये हम लोग ने अभी तक जो चर्चा किया वो संघ सूची के बारे में, राज्य सूची के बारे में और समवर्ती सूची के बारे में चर्चा किया। इसके साथ साथ एक पावर ऐसा होता है जिसको हम रेजिडुअरी पावर के नाम से जानते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो संविधान निर्माताओं को ये लगा था कि कुछ ऐसे भी विषय आ सकते हैं भविष्य में जिस पर कानून कौन बनाएगा, ऐसे मसले पर डिस्प्यूट उत्पन्न हो सकता है, झगड़े का एक विषय बन सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि 1950 में जब हमारा संविधान अस्तित्व में आया था, उस समय कुछ ऐसे विषय थे जैसे वो आज के समय में हैं, तब के समय में नहीं थे। जैसे मान लीजिए कि साइबर अपराध से, साइबर क्राइम से रिलेटेड या आईटी से रिलेटेड कुछ लॉ मेकिंग की जब जहाँ तक बात होती है, तो उस समय तो कंप्यूटर और आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रभाव में नहीं था। लेकिन आज उन विषयों को रेजिडुअरी पावर में रखा गया है, अवशिष्ट शक्तियों के रूप में रखा गया है और इस पर कानून बनाने का पूर्ण रूप से अधिकार केंद्र सरकार को है। तो आज हमने चर्चा किया संघात्मक सरकार के बारे में, एकात्मक सरकार के बारे में, फेडरलिज्म की फीचर्स के बारे में और साथ ही साथ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड रेजिडुअरी पावर के बारे में। तो चैप्टर के जो दूसरा सेगमेंट है उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे और चैप्टर को तब तक यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।